मेरा नाम है शुभम राव एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री से मैं लास्ट 5 ईयर्स से मैं एसोसिएटेड हूँ। सेशंस जो है लेक्चरशिप वगैरह सेशन सेमिनार्स एक्सपोर्ट में वो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ लास्ट 3 ईयर्स से। और अभी जो मैं प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ जो मेरे करंट प्रोडक्ट्स है पोर्टफोलियो में, दैट इज मेटल प्रोडक्ट्स, स्टील एंड एल्यूमिनियम। उसकी कुछ प्रोफाइल्स है वो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एंड मैंने अभी तक एक्सपोर्ट किया है लैटम मार्केट में, यूरोप में, अफ्रीका में, एशियन कंट्रीज में एज वेल, श्रीलंका एंड दिस। रिसेंटली मैंने एक्सपोर्ट किया है न्यू कंट्री में, दैट इज ताइवान। तो ताइवान इज ऑल्सो गुड मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेबिनार। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सपोर्ट होता है क्या है। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स सबको बताऊंगा एक्सपोर्ट क्या होता है। जो भी लाइक इंडिया का रिसोर्सेज है हम ओवरसीज में, ओवरसीज मार्केट में, फॉरेन कंट्रीज में हम सेल करते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट। एंड सिमिलरली इंपोर्ट, फॉरेन कंट्री से हम कुछ इंडिया में अगर हम परचेस करें दैट इज इंपोर्ट। सो सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट नहीं होता है। ये लाइक जो हमारे लाइक आप लोगों ने जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बताए, राइट फ्रॉम अनियन टू मुल्तानी मिट्टी, G4 चिली, सो ये सारे प्रोडक्ट है। कॉयर फाइबर, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, जो भी आपने प्रोडक्ट, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है ये, प्लाईवुड, टिम्बर, फर्नीचर। तो ये जो प्रोडक्ट है ये तो प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होते ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विसेज भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो काफ़ी लोगों को है ना एक्सपोर्ट के बारे में एक ऐसा मिथ है कि लाइक एक्सपोर्ट काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन रहता है, काफ़ी सारा रजिस्ट्रेशन रहता है एंड पेमेंट का भी रिस्क है। बट एक्सपोर्ट क्या है कि एक्सपोर्ट एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है। अगर आप वो प्रोसीजर, वो सिस्टम आप फॉलो करोगे तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी देती है इसके ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम द इंसेंटिव्स, एक्सपोर्ट जो आता है वो जीरो रेटेड सप्लाई में आता है। आई मीन टू से कि टैक्सेस कैन नेवर बी एक्सपोर्टेड। कुछ प्रोडक्ट है, 99% प्रोडक्ट जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं उसके ऊपर टैक्स, कोई टैक्स नहीं है। इनकेस अगर आपने कोई टैक्स पे भी किया है, जीएसटी पे भी किया है सप्लायर को, तो वो आपको रिफंड मिल जाता है। तो वो पूरा एक्सपोर्ट के सिस्टम में सब कुछ आता है। अभी आप लोगों ने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट एनलिस्ट किए कि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है। मेरे को अनियन ज्यादा दिख रहा है। सो अनियन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अनियन हो गया, G4 चिली भी हो गया। सो ये जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, इसमें कैसा कि देखो इसका सबसे बड़ा जो मार्केट है लाइक एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन, अगर कोई डेस्टिनेशन वाली कंट्री है दैट इज दुबई। ठीक है, दुबई में भी, यूएई, दुबई में भी अलाविर मार्केट। ठीक है, अलाविर मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो काफ़ी लोग नासिक से जो लोग हैं उनको पता होगा कि लाइक पिंपलगांव, बसवंत एंड दिस लासलगांव, ये काफ़ी बड़ी मंडी है। और यहाँ से काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, सो मैं भी वहाँ पे गया था, मैंने भी ये अनियन वगैरह मैंने भी एक्सपोर्ट किया है। अभी तो मैं मेटल प्रोडक्ट कर रहा हूँ, बट उसके पहले मैंने अनियन वगैरह भी किया था। मैंने ग्रेप्स भी एक्सपोर्ट किया नासिक से, पोमेग्रेनेट भी एक्सपोर्ट किया है। तो ये यूरोपियन कंट्रीज में मैंने एक्सपोर्ट किया है ये सब। और गल्फ में मैंने कतार, दुबई में मैंने एक्सपोर्ट किया है पेरिशेबल प्रोडक्ट। तो जो अनियन वगैरह है, सपोज अगर इनकेस अगर यहाँ पर नासिक में या फिर लाइक लासल गांव में अगर रेट चल रहा है 10 रुपीज़, 11-12 रुपीज़ पर केजी, अगर ये मार्केट का रेट चल रहा है, तो दुबई में वही रेट रहता है 25, 26, 27 रुपीज़ पर केजी, ये रेंज में रहता है। सो ओवरसीज में मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। तो जो हो गया रॉ मटेरियल हो गया। बट क्या है कि एक्सपोर्ट में मैं सजेस्ट करता हूँ, मैंने थोड़ा प्रमोट करता हूँ कि वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, यानी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अरुणा जी ने कहा है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से एक चीज़ याद रही मुझे, एक अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट है बनाना पाउडर। सो लास्ट जब सेशन हुआ था, सेशन में हमने थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल हमने चेक किया था कि बनाना पाउडर का इंडिया में कितना रेट है, डोमेस्टिक मार्केट में क्या रेट आता है, और यूएस में रिटेल प्राइस कितना है इसका। तो आप लोग शॉक हो जाओगे। बनाना पाउडर का जो यहाँ पर रेट चल रहा है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर का जो रेट है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है दैट इज अराउंड 80 to 100 रुपीज पर केजी। उसमें भी उसका मार्जिन ऐड है। एंड यही बनाना पाउडर का जो रेट है यूएस मार्केट में, आप शॉक हो जाओगे आप नंबर सुन के। रिटेल हमने प्राइस चेक किया था बनाना पाउडर का, दैट वॉज 3000 रुपीज पर केजी, इन बिटवीन 3000 to 3200 रुपीज पर केजी। ये यूएस मार्केट का रिटेल प्राइस है। तो इतना ज्यादा मार्जिन रहता है इसमें एक्सपोर्ट में। अभी काफी लोग सोचते हैं कि एक्सपोर्ट में लाइक पेमेंट नहीं आता है एंड ऑल दैट, ये सब भी लाइक क्वेरीज है। अगर आपका प्रोडक्ट हाई डिमांड वाला प्रोडक्ट है, नीडी प्रोडक्ट है, तो ये केस में फिर कैसा कि लाइक आपको अगर 50% भी एडवांस आ रहा है, अगर आपने बनाना पाउडर सिलेक्ट किया, या राइट, बना नॉट ओनली बनाना पाउडर अनूप जी, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर एज वेल, ये जो भी है ना, ये सारे सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है ये। बनाना पाउडर का रेट विजय जी, जो डोमेस्टिक मार्केट में जो मैन्युफैक्चरर्स का जो प्राइस है दैट इज अराउंड 80 to 100 रुपीज पर केजी। ही में सेल यू एट 150-160 रुपीज पर केजी अपना मार्जिन ऐड करके। बट यूएस मार्केट में जो हमने रेट चेक किया था बनाना पाउडर का,
दैट वाज इन बिटवीन 3000 टू 3200 रुपीज पर केजी। ठीक है। सेम विद सेम विद अनियन पाउडर। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो भी लोग प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, लाइक फ्रेश अनियन, टर्मरिक पाउडर, सिंपल प्रोडक्ट जो इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, राइस, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपने इसमें ना वैल्यू एडिशन करना चाहिए। अगर आप वैल्यू एडिशन करोगे तो डेफिनेटली आपको मार्जिन भी अच्छा मिलेगा, पेमेंट टाइम भी सिक्योर मिलेगा। ठीक है। 100% एडवांस भी आता है। तो मेरी खुद की कंपनी है इक्यू ग्लोबल नाम की, जिसके थ्रू मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। और 5 साल से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने आज तक मैंने क्रेडिट में कुछ भी मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया है। जो भी मैंने एक्सपोर्ट किया है आइदर मैंने एडवांस में किया है, फुल एडवांस में किया है, पार्ट एडवांस में भी किया है, और लेटर ऑफ क्रेडिट में भी किया है। लेटर ऑफ क्रेडिट भी एक सिक्योर पेमेंट टर्म होता है। तो एक्सपोर्ट में ना ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप विदाउट नॉलेज एंड विद हाफ नॉलेज अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस है। तो इंटरनेशनल मार्केट में कैसा है कि इंटरनेशनल मार्केट में लाइक अच्छे लोग भी है, कुछ फ्रॉड वाली भी होते हैं, स्पेशली ये बांग्लादेश से लेके इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन इन द गल्फ काफी सारे ऐसे फ्रॉड इंपोर्टर्स आपको मिल सकते हैं। तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये उनको आइडेंटिफाई करना काफी जरूरी है। तो एक्सपोर्ट इतना सेफ है कि अगर आप क्रेडिट में भी किसी को एक्सपोर्ट करोगे ना, तो इनकेस अगर इंपोर्टर ने आपको पेमेंट नहीं दिया या फिर उसने आपके साथ फ्रॉड किया तो गवर्नमेंट आपको पेमेंट करेगी। यू हर्ड मी राइट। अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं किया तो गवर्नमेंट आपको पेमेंट करेगी। बट उसके लिए आपको पूरा वो प्रोसीजर क्या है, वो कौन सी गवर्नमेंट की एजेंसी है, क्या है, वो आपको सीखना पड़ेगा। नो डाउट एक्सपोर्ट कंप्लीटली प्रैक्टिकल अप्रोच है। बट वो प्रैक्टिकल में जाने से पहले, फील्ड में जाने से पहले आपको ये सब थेरोटिकल नॉलेज होना चाहिए। एक्सपोर्ट में पेमेंट टर्म क्या रहते हैं, एक्सपोर्ट में कमर्शियल टर्म्स क्या है, इनको टर्म्स क्या है, पैकेजिंग क्या क्या रहती है, कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, पोर्ट क्या होता है, ड्राई पोर्ट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट की क्लॉजेस क्या है, बायर को कैसे ढूंढे, बायर को आइडेंटिफाई करे, मार्केट कैसे सिलेक्शन करे। तो ये सब आपको पहले थेरोटिकली समझना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं समझोगे, एक्सपोर्ट का वो स्टेप वाइज सिस्टम क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो नहीं समझोगे, देन यू विल बी इन रिस्क फैक्टर, रिस्क जोन में हो सकते हो। वो काफी बड़ा रिस्क फैक्टर है वो। सो विदाउट नॉलेज करना नहीं है, विथ हाफ नॉलेज तो बिल्कुल नहीं करना है। आप कंप्लीटली नॉलेज लो, एक्सपोर्ट का पूरा सीखो, उसके बाद ही आपको लाइक आप प्रैक्टिकल अप्रोच कर सकते हो। तो मैंने ये कुछ 5 स्टेप्स मैंने बताया है यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए। तो एक्सपोर्ट में ये 5 स्टेप्स है, ये 5 स्टेप्स में आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। बट ये इसको थोड़ा हमको ब्रॉडली अंडरस्टैंड सीखना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पर है कंपनी रजिस्ट्रेशन का, राइट। सो कंपनी रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या लगेगा? कंपनी रजिस्ट्रेशन में नॉर्मल आपको एक फर्म बनाना पड़ेगा, फर्म रजिस्टर करना पड़ेगा, जीएसटी बनाना पड़ेगा, कुछ उद्योग आधार भी बनाना पड़ेगा, कुछ एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है ना, आपका जो लाइसेंस रहता है जो डीजीएफटी से बनता है, वो सब आपको बनाना पड़ेगा। तो ये आपको खुद को नहीं बनाना है, यू कैन कंसल्ट सीए फॉर दिस। कंपनी रजिस्ट्रेशन में आपको इतना कुछ फोकस नहीं करना है, इसमें आपका फिर बैंक अकाउंट भी रहेगा। बैंक अकाउंट, कौन से बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए, कौन से टाइप का अकाउंट ओपन करना चाहिए, बैंक से भी कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है क्या, तो ये सारे काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये जो काम रहेगा इसके लिए आपको बैंक और सीए को कंसल्ट करना पड़ेगा, पर उसके लिए भी उनको क्या क्या बताना पड़ेगा वो भी आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ये सेकंड वाला स्टेप, प्रोडक्ट सिलेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। जो भी लोग नए नए एक्सपोर्ट में आते हैं ना, उनका माइंडसेट यही रहता है कि सर अनियन एक्सपोर्ट करेंगे, स्पाइसेस एक्सपोर्ट करेंगे, राइस एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में आपने ये सब नहीं करना चाहिए। इसका रीजन भी आपको मैं बता देता हूँ। काफी लोगों को अनियन एक्सपोर्ट करना है, बट मैं सजेस्ट करूंगा अनियन एक्सपोर्ट मत करो। अनियन पाउडर एक्सपोर्ट करो, अनियन ऑयल एक्सपोर्ट करो, अनियन के फ्लेक्स होता है वो एक्सपोर्ट करो, ड्राइड वाले जो अनियन रहते हैं, जैसे कुछ फ्रोजन अनियन वगैरह रहता है, अनियन में भी रहता है, बाकी अदर वेजिटेबल्स में भी रहता है। तो आपने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अनियन का जो पेरिशेबल का जो मार्केट है ना, वो मोस्टली क्रेडिट वाला मार्केट है, उधारी वाला मार्केट है। तो जो मैं आपको सिस्टम प्रोसीजर यहाँ पर बताऊंगा, जो एक एक्सपोर्ट का एक स्टैंडर्ड सिस्टम प्रोसीजर रहता है, तो उसमें वो आता ही नहीं है। क्योंकि क्या है कि इंपोर्टर का माइंडसेट कैसा है कि इंपोर्टर को चाहिए क्रेडिट में चाहिए, उसको अनियन के ऊपर एलसी एडवांस ये हार्डली किसी को मिलता है, ना के बराबर है। तो अगर आप फोकस करेंगे अनियन पाउडर अनियन ऑयल में तो ठीक है। बट आपको अगर फ्रेश अनियन ही एक्सपोर्ट करना है, क्रेडिट में ही एक्सपोर्ट करना है, यू कैन डू। बट उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स वगैरह वो सब फॉलो करने पड़ेंगे। कहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वो भी मेरे को आपको बताना पड़ेगा। वो सब आपको करने के बाद आपको एक्सपोर्ट करना है। फिर ऐसे डायरेक्टली आप क्रेडिट में एक्सपोर्ट करोगे तो आप रिस्क जोन में आ जाओगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था।
तो ये प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एक्सपोर्ट में। तो अगर आपका प्रोडक्ट प्रॉपरली आपने सिलेक्ट किया, क्योंकि क्या होता है ना कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है ना, मोर देन 10,000 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से, मोर देन 10,000 प्रोडक्ट। तो उसमें से आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, तो उसके पैरामीटर्स क्या है, प्रोडक्ट सिलेक्शन के फैक्टर्स क्या है, वो आपको सीखना पड़ेगा। ब्लाइंडली कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट मत करना कभी भी, वो रिस्क फैक्टर है उसमें। ब्लाइंडली कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, सब उसके फैक्टर्स पैरामीटर वो आपको समझना पड़ेगा। देन आता है थर्ड स्टेप, दैट इज मार्केट सिलेक्शन। तो मार्केट सिलेक्शन जो है वो सबसे इजी पार्ट होता है एक्सपोर्ट में। इजी पार्ट है ने इसके लिए मैं आपको कुछ टूल्स वगैरह बताऊंगा, कुछ वेबसाइट बताऊंगा, इंटरनेशनल लेवल की कुछ टूल्स बताऊंगा, उसके ऊपर आपको अकाउंट वगैरह ओपन करना पड़ेगा, विच इज़ फ्री। उसके लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं है, वो उनका टूल्स का काफ़ी फ्री, यानी कम्प्लीटली इट्स अ फ्री वेबसाइट। उसको आपको यूटिलाइज करना मेरे को सिखाना पड़ेगा, उसको आपको यूज़ कैसे करना पड़ेगा। यानी एक बार वो आप सीख गए ना, तो मार्केट सिलेक्शन सबसे इजी पार्ट है ये 5 स्टेप्स में। मार्केट सिलेक्शन होने के बाद, वंस आपने मार्केट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है बायर आइडेंटिफिकेशन। जो आपने मार्केट सिलेक्ट किया है उसमें आपको बायर ढूंढना पड़ेगा। मार्केट काफ़ी वास्ट है। वंस यू गॉट द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, सारा वर्ल्ड ही आपका मार्केट है, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं है तो यू कैन ओनली डील विद द डोमेस्टिक मार्केट, बट वंस यू गॉट द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आपके पास मोर देन 180 कंट्रीज का मार्केट है जहां पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी सिर्फ 180 कंट्रीज बोल के काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपने कोई कंट्री टारगेट किया, दैट इज यूएसए, अगर आपने यूएसए टारगेट किया है तो यूएसए एक कंट्री है, बट अगर आप थोड़ा डीप स्टडी करोगे तो यूएसए में 50 स्टेट्स है, 50 स्टेट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट उनकी मेजर सिटीज है। तो एक्सपोर्ट जो है काफी वास्ट है, ठीक है, मार्केट काफी बड़ा है। तो दैट इज द वन एडवांटेज ऑफ द एक्सपोर्ट, बड़ा मार्केट मिल जाता है। उसके बाद भी मार्केट सिलेक्शन के भी कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। सारे कंट्री का लाइक सेम परचेसिंग पावर नहीं रहता, पर कैपिटा इनकम सेम नहीं रहता है। अगर आप ये नेपाल वगैरह, आप ये सब कंट्रीज आप टारगेट करोगे तो यहाँ पर मार्जिन अच्छा, इतना ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा आपको। बट वही आप यूएसए, ब्राजील, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, इनको आप टैप करोगे तो यहाँ से अच्छा खासा मार्जिन मिल सकता है। तो मार्केट सिलेक्शन भी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर बायर आइडेंटिफिकेशन, जो कंट्री आपने टारगेट किया है उस लाइक कंट्री में आपको बायर ढूंढना पड़ेगा। बायर आइडेंटिफिकेशन भी लाइक आइडेंटिफिकेशन के भी काफी स्टेप्स है, पैरामीटर्स है, फैक्टर्स है, वो समझना पड़ेगा। बायर को वेरीफाई भी करना पड़ेगा वो जेन्यून है, फ्रॉड है। देन आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड डिस्पैच। ठीक है, एक बार आपका लाइक ऑर्डर कंफर्म हो गया, बायर मिल गया, उसने एडवांस एलसी दे दिया उसने, उसके बाद फिर रहेगा आपका डिस्पैच रहेगा, डिस्पैच एंड डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। तो ये 5 स्टेप में पूरा आपका एक्सपोर्ट कंप्लीट होता है। बट ये सिर्फ 5 स्टेप्स बोल के काम नहीं चलेगा, आपको वो ये सीखना पड़ेगा। उसके बाद है फर्म रजिस्टर कैसे करना है। फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, सीए को कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आपको खुद से आता है जीएसटी बनाना वगैरह, आपको खुद से आता है उद्योग आधार बनाना, आपको खुद से आता है, देन इट्स ओके, आप खुद से बना सकते हो। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि आप सीए के पास जाओ। तो ये जीएसटी, उद्योग आधार, फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी नहीं कि आपको प्राइवेट लिमिटेड फर्म से स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट विद द प्रोप्राइटरशिप फर्म। करंट बैंक अकाउंट किस बैंक में ओपन करना चाहिए, ये भी एक, इसका भी एक क्राइटेरिया रहता है बैंक अकाउंट का, किस कौन सी बैंक सबसे अच्छी है। हम आप किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हो, तो उसके भी कुछ फैक्टर्स है, क्राइटेरिया है, वो हमको समझना पड़ेगा। उसके बाद ये रहता है आईसी रहता है। आईसी रहता है आपका लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस, जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। उसके बाद है आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है एक्सपोर्ट का, जो आपको लाइक बनाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट काफी सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट में। गवर्नमेंट ने काफी ऐसे कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी के वाइज काफी सारे प्रमोशन काउंसिल्स बनाए जिसका आपको मेंबर बनना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने देखो, गवर्नमेंट ने जो भी हेल्प, जैसा भी हेल्प, जो भी बेनिफिट, जो भी इंसेंटिव, सारा एक्सपोर्ट में रखा है। बाकी आप डोमेस्टिक मार्केट में आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलता है, इंपोर्ट में तो नहीं मिलता है। तो आपने फायदा उठाना चाहिए इसका, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स का, इंसेंटिव्स का। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जीएसटी आपको पे नहीं करना है, बट गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स भी देगी। वो कौन से इंसेंटिव है, कैसे क्लेम करना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्टडी। उसके बाद है एडी कोड है। एडी कोड यानी क्या होता है, ऑथोराइज डीलर कोड, यानी पोर्ट पर आपका रजिस्ट्रेशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक्सपोर्ट का, जो आपका बैंक से बनेगा। उसके बाद है अदर डॉक्यूमेंट्स भी रह सकते हैं, ये तो कंपलसरी वाले डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स भी रह सकते हैं, बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। अगर आपके फूड वगैरह वाले प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स वेजिटेबल आपको एक्सपोर्ट करना है, तो एफएसएसआई लाइसेंस लगेगा। अगर आप में से कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके अलग लाइसेंस रहते हैं, अलग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। तो अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपका रिस्पेक्टेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, वहां से मिलेगा। तो ये सब आपको बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जब एक्सपोर्ट करोगे ना, एक्सपोर्ट में आप अकेले नहीं रहोगे, गवर्नमेंट के काफी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको आपको हेल्प करते हैं
एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए सेफली। अभी इतना बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, डोमेस्टिक लेवल पर भी होता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। तो इसमें काफी सारे ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज है, लोकल बॉडीज भी है, नो डाउट इंटरनेशनल बॉडीज भी है, लोकल बॉडीज भी है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइक रूल्स रेगुलेशंस लाइक डिफाइन करते हैं। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे है आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूसीओ है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, एंड यूएन भी है, यूनाइटेड नेशन। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि इनका रोल क्या होता है। उसके बाद लोकल लेवल पे कौन कौन सी बॉडीज है ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो लोकल लेवल पे यानी डोमेस्टिक लेवल पे, इंडिया लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स टॉप पे आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस है कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना इंसेंटिव देना है, ये सब डीजीएफटी डिफाइन करता है। लाइसेंस, इवन आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, जो आपका लाइसेंस रहता है, वो डीजीएफटी के थ्रू ही बनता है। इसके बाद ये लोकल बॉडीज में है ईपीसीजी, तो एक लाइसेंस है जो डीजीएफटी के थ्रू निकलता है। आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का एक एक्ट है, फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये आपको इतना डीपली स्टडी नहीं करना पड़ता है कि फेमा क्या है, बस फेमा एक्ट के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि जो इंडिया का रिसोर्स हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ फॉरेन रिजर्व हमारे पास आना चाहिए। अगर इनकेस नहीं आता है तो आरबीआई भी आपकी हेल्प करती है वो पैसा रिकवर करने के लिए, पैसा वापस लाने के लिए। तो फेमा एक्ट यही कहता है कि अगर आपने कुछ भी रिसोर्सेज आपने एक्सपोर्ट किया, वॉट एवर इज द क्वांटिटी, उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ फॉरेन करेंसी आनी चाहिए। तो इन फ्यूचर आपके साथ फ्रॉड होता है, ठीक है, फ्रॉड तो वैसे होता नहीं है, जो मैं आपको सिस्टम बताऊंगा, अगर आप क्रेडिट में भी एक्सपोर्ट करोगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, बट वो सिस्टम समझाना पड़ेगा। तो वो 1 घंटे का काम नहीं है, पूरा कंप्लीट आपको सेशंस करना पड़ेगा समझने के लिए। उसके बाद ईसीजीसी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी बॉडीज बनाई है जिसके थ्रू लाइक आप एक्सपोर्ट करोगे तो क्रेडिट में भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपके साथ कुछ ऐसा फ्रॉड वगैरह नहीं होगा। बट ये समझना पड़ेगा इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ईसीजीसी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो फर्स्ट सेशन में मैं सारा कवर कर लेता हूँ। अभी हम थोड़ा इंसेंटिव देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या इंसेंटिव देती है। इंपोर्ट के ऊपर भी इंसेंटिव है, बट क्या है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट इंपोर्ट प्रेफर नहीं करती है। अभी ये जो इंसेंटिव आपको दिख रहे हैं ये भी है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए है। जैसे ईपीसीजी लाइसेंस, ये लाइसेंस है ईपीसीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, जिसके थ्रू आप विदाउट पेइंग एनी सिंगल इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी टू द गवर्नमेंट आप मशीनरी कैपिटल गुड्स वगैरह इंडिया में आप इंपोर्ट कर सकते हो। के लिए आपको गवर्नमेंट को 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। अदरवाइज क्या होता है कि जो मशीनरी वगैरह जो लाइक इंडिया में इंपोर्ट होती है उसके ऊपर जनरली 20-30% इंपोर्ट ड्यूटी रहती है। तो अगर आप ये लाइसेंस के थ्रू आप इंपोर्ट करोगे तो कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करना है, सिंगल रुपीज आपको गवर्नमेंट को पे नहीं करना है। बट इसको लाइक इसका फायदा कैसे लेना पड़ता है, कौन से डिपार्टमेंट को कैसे बनाना पड़ता है, ठीक है, तो दैट इज एवरीथिंग अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, वो आपको सीखना पड़ेगा। आफ्टर दैट एडवांस लाइसेंस, ये भी एक लाइसेंस है जिसके थ्रू आप रॉ मटेरियल विदाउट पेइंग एनी जीएसटी, विदाउट पेइंग एनी इंपोर्ट ड्यूटी आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो। बट इसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। हाफ नॉलेज के साथ आप करोगे ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, कंप्लीट नॉलेज लेना पड़ेगा तो ही जाके आप ये इंपोर्ट कर सकते हो। तो हाफ नॉलेज के साथ मत करना, क्योंकि इसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप फुलफिल नहीं करोगे तो जितना आपने ड्यूटी बचाया है वो पूरा गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा विथ 18% एनुअल इंटरेस्ट। बताना पड़ेगा पूरा, आपको सीखना पड़ेगा कि इसके लाइक इसका थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, वो सीखना पड़ेगा। ये इंपोर्ट का पार्ट हो गया। एक्सपोर्ट का भी, एक्सपोर्ट में तो डेफिनेटली आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो एक इंसेंटिव होगा आपका टीए में होगा, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट, ये स्पेशली मिलता है एग्रो प्रोडक्ट के लिए मिलता है। सपोज आपका अगर 1 लाख रुपीज अगर आपका टोटल फ्रेट आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट वो फ्रेट कम कर देती है, उसके ऊपर आपको कुछ ये देती है। लाइक सपोज आपका 1 लाख आ रहा है तो 30,000 रुपए गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है तो ये स्कीम का फायदा कैसे लेना पड़ता है वो भी आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद है ड्यूटी ड्रॉबैक, आरओडीटीपी, डीबीके एंड आरओडीटीपी, ये 2 इंसेंटिव है जो गवर्नमेंट आपको देती है। कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ड्यूटी ड्रॉबैक एंड आरओडीटीपी रहता है इन सम परसेंटेज। तो ये मिलता है आपको भी ये कुछ मैं आपको मेरे पर्सनल भी आपको थोड़े डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। सो ये शिपिंग बिल बोलते हैं इसको, जब आपका एक्सपोर्ट का कंसाइनमेंट आपका पोर्ट में पहुंच जाता है, कस्टम क्लियरेंस होता है, तो कस्टम क्लियरेंस होने के बाद यहाँ पर लिख के आता है कि आपको ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिल रहा है। तो अभी एक रिसेंट वाला मेरा कंसाइनमेंट है, इसके ऊपर गवर्नमेंट मुझे 28,577 एज ए इंसेंटिव दे रही है। गवर्नमेंट मुझसे टैक्स कोई नहीं ले रही है, टैक्स का स्लैब यहाँ पर जीरो है ना। मैंने सप्लायर को भी मैंने टैक्स पे किया है, मैंने नहीं पे किया टैक्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट के ऊपर 18% टैक्स है। बट मैंने सप्लायर को टैक्स पे नहीं किया, 18% मैंने टैक्स पे नहीं किया। विदाउट जीएसटी मैंने ये परचेस किया सप्लायर से, एंड विदाउट जीएसटी मैंने एक्सपोर्ट भी किया है, ठीक है। मेरे प्रोडक्ट के ऊपर आरओडीटीपी तो नहीं है, बट ड्यूटी ड्रॉबैक मुझे अच्छा खासा मिल रहा है। 28,577 गवर्नमेंट मुझे पे कर रही है एज ए इंसेंटिव। तो ये इंसेंटिव कैसे क्लेम करना पड़ता है वो सब
सीखना पड़ेगा आपको। उसके बाद एक्सपोर्ट में कुछ कमर्शियल टर्म्स रहते हैं जिसको हम इनको टर्म्स डिलीवरी टर्म कहते हैं। तो ये एक्स वर्क का एफओबी है, सी एंड एफ है, ये मैक्सिमम यूज होता है, बट ऐसे टोटल अगर देखेंगे तो 11 इनको टर्म्स यानी डिलीवरी टर्म है। इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर डिसाइड करते हैं कि लाइक एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है। नॉर्मली ये एफओबी ज्यादा यूज होता है फ्री ऑन बोर्ड, तो ये कैसे रहता है, क्या रहता है, इसका कॉस्टिंग कैसे करना पड़ता है। कॉस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। आपके पास रहेगा फैक्ट्री प्राइस, एक्स वर्क यानी फैक्ट्री प्राइस, बट आपको उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन ऐड करना पड़ेगा, पोर्ट के चार्जेस ऐड करने पड़ेंगे, कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस, न्यूमरस चार्जेस आर देयर, समझना पड़ेगा तो जाके आपको प्रॉपर कॉस्टिंग करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कस्टमर के साथ आप बात करोगे, ही विल आस्क कि व्हाट इज योर एफओबी प्राइस, तो आपके पास वो प्राइस ऑलरेडी यानी पहले से रेडी होना चाहिए। आप बाद में भी दे सकते हो, नो डाउट, आप बाद में भी देख सकते हो, बट वो आपकी कॉस्टिंग प्रॉपर होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके जो अदर सप्लायर है उनके थ्रू उनको रेट मिल रहा है $500, $550 पर मीट्रिक टन, और आपका रेट जा रहा है $1200-1300 पर मीट्रिक टन। तो कहीं ना कहीं लाइक कॉस्टिंग में फॉल्ट है, कॉस्टिंग आपकी बराबर नहीं है। क्या होता है कि इंपोर्टर सबसे पहले प्राइस ही चेक करता है, उसका फर्स्ट जजमेंट आता है प्राइस के ऊपर। अगर आपकी प्राइस अच्छी है देन वो आपसे सैंपल बुला सकता है, तो आप उसको फ्री सैंपल भी दे सकते हो। सैंपल भी अच्छा आ गया तो उसके बाद ही में आस्क फॉर द ट्रायल कंसाइनमेंट, एक छोटा कंसाइनमेंट करके रखते हैं 1 कंटेनर का, तो वो भी हो गया, देन आपका वो रिकरिंग बिजनेस में आ जाएगा। एक्सपोर्ट जो है रिकरिंग बिजनेस मॉडल है। ऐसा नहीं कि आपने एक कस्टमर के साथ आपने काम कर लिया, एक इंपोर्टर के साथ आपने काम कर दिया और आगे कुछ काम नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। बट हाँ, आपको सर्विस अच्छा देना पड़ेगा, आपको क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ये दो फैक्टर बराबर है, अच्छे है, देन ही विल गिव यू द रिकरिंग बिजनेस मॉडल। रिकरिंग बिजनेस आपको रिकरिंग बिजनेस देगा वो एक्सपोर्ट के, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है रिकरिंग बिजनेस मॉडल है। आपको क्वालिटी मेंटेन करना है, प्रॉपर सर्विस मेंटेन करना है, तो ये दो फैक्टर अच्छे से है तो आपको डेफिनेटली रिकरिंग बिजनेस मिलेगा एक्सपोर्ट में। अभी मेरे इतने सारे क्लाइंट हैं, किसी का 10 कंटेनर का रिक्वायरमेंट है ऑन अ मंथली बेसिस, किसी का क्वार्टरली 15 कंटेनर का रिक्वायरमेंट है। अभी जो मेरे इंपोर्टर्स हैं, आई एम नॉट ओनली उनका एक्सपोर्टर, मैं अकेला कोई एक्सपोर्टर नहीं हूँ। उनके इंडिया में भी और भी एक्सपोर्टर है, उनके चाइना में भी एक्सपोर्टर है, उनके टर्की में भी एक्सपोर्टर है। जो भी इंपोर्टर्स रहते हैं ना, वो नए नए एक्सपोर्टर ढूंढते रहते हैं, नए नए उनके सप्लायर के ऑप्शन ढूंढते रहते हैं। वो किसी भी एक सप्लायर पे डिपेंडेंट नहीं रहते, किसी भी एक एक्सपोर्टर पे या फिर किसी भी एक कंट्री के ऊपर कभी डिपेंडेंट नहीं रहते। अगर किसी का 10-12 कंटेनर का मंथली रिक्वायरमेंट है, 4 कंटेनर दे देगा चाइना में, 4 कंटेनर देगा यूके में, टर्की में, 4 कंटेनर दे देगा वो इंडिया में, एक एक कंटेनर सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है वो। सो आपको क्वालिटी वगैरह सब मेंटेन करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट है तो क्वालिटी आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। उसके बाद है कुछ इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजेक्शन, पेमेंट टर्म्स, इंटरनेशनल पेमेंट टर्म। तो ये स्टैंडर्ड पेमेंट टर्म है जो एक्सपोर्ट में यूज किए जाते हैं। दैट इज एडवांस पेमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, कुछ डीपी कैड भी है, डीए भी है। ठीक है, इसमें से कुछ सिक्योर पेमेंट टर्म है एक्सपोर्टर्स के लिए, और कुछ रिस्की पेमेंट टर्म भी है। तो जो रिस्की पेमेंट टर्म है उसके साथ आपको कैसे काम करना पड़ेगा वो आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स है, टाइप्स ऑफ कंटेनर, टाइप्स ऑफ पैकिंग, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट रहता है, डिफरेंट कंट्री के लिए भी डिफरेंट रहता है। डीपी ये एक पेमेंट टर्म है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। ठीक है, अभी मैं आपको कंप्लीटली वो समझाऊंगा डीपी पेमेंट। चलो, तो यहाँ तक है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक है। इसमें भी लाइक सिंपल पार्ट नहीं है, इसको भी समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट रहता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या रहता है, काफी सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रहते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं बनाने, कुछ डॉक्यूमेंट बनाएगा आपका फ्रेट फॉरवर्डर बनाएगा, कुछ डॉक्यूमेंट आपका बनाएगा लाइक कस्टम हाउस एजेंट रहता है। 50% काम तो वही करता है, बट वो उसके लिए भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करना पड़ेगा। तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, वो सब सीखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। सो एज ए एक्सपोर्टर आपका जो इंपॉर्टेंट टास्क है, सबसे पहला कंपनी रजिस्ट्रेशन है, वो लाइक आपको सीए के थ्रू करना है। करंट अकाउंट आपको बैंक के थ्रू बनाना है। आपका काम क्या रहेगा एक्सपोर्ट में, आपका काम रहेगा सिलेक्टिंग अ गुड लो कॉम्पिटिटिव हाई मार्जिनल प्रोडक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्सपोर्ट में, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ये आपका फर्स्ट स्टेप आपका प्रॉपर है, देन पूरा एक्सपोर्ट इजी है आपके लिए। तो कुछ मेरे ऐसे भी स्टूडेंट होके गए हैं कि कुछ 6 डे का वर्कशॉप रहता है, सॉरी 6 संडेज का वर्कशॉप रहता है, तो इन बिटवीन द सेशन खत्म होने के पहले पहले उनका एक्सपोर्ट का कंसाइनमेंट भी हो गया है। वो बात अलग है कि उनका लाइक रजिस्ट्रेशन वगैरह पहले से ही था, प्रोडक्ट भी सिलेक्टेड था, तो मार्केट सिलेक्शन और बायर कैसे ढूंढना वो सब पार्ट होने के बाद फिर उन्होंने एक कंसाइनमेंट कर भी लिया था विद 100% एडवांस पेमेंट। मैं खुद 100% एडवांस में पेमेंट 100% एडवांस पेमेंट में एक्सपोर्ट करता हूँ। मैं कुछ आपके साथ मेरे लाइक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने एक्सपोर्ट किया है, ताइवान में एक्सपोर्ट किया है। ताइवान चाइना, लोग सोचते हैं कि ताइवान चाइना में चाइना से सिर्फ हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखाऊंगा, मेरा कंपनी का प्रूफ दिखाऊंगा। तो प्रोडक्ट सिलेक्ट होने के बाद कंट्रीज आपको टारगेट करना है,
ये सबसे इजी पार्ट है। जो मैं आपको टूल्स बताऊंगा, हार्डली विद इन 5 to 10 मिनट आप कोई भी कंट्री आप सिलेक्ट कर सकते, बट वो पूरा सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। एक बार आपकी कंट्री सिलेक्ट होगी, देन उस कंट्री में आपको बायर ढूंढना है, कॉस्टिंग करना है। कॉस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले जैसा मैंने आपको कहा था कि वो आपकी प्राइस ही चेक करेगा कि आप क्या प्राइस दे रहे हो। तो एक्सपोर्ट की प्राइसिंग कैसी की जाती है, कॉस्टिंग कैसे की जाती है, थ्योरेटिकली आपको समझना पड़ेगा। एंड उसके बाद रहेगा डॉक्यूमेंटेशन एंड डिस्पैच वाला पार्ट रहेगा। इसमें मैक्सिमम आपको जो हेल्प करेगा दैट इज आपका CHA एंड फ्रेट फॉरवर्डर। तो यहाँ तक था हमारा सेशन था, और मैं आपके साथ अभी कुछ डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा, यानी मेरे पर्सनल जो एक्सपोर्ट के असाइनमेंट है वो भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ये सब भी। तो ये मेरे कंपनी का नाम है, ये प्रोडक्ट है जो एल्यूमिनियम एंड स्टील प्रोडक्ट जो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। सैंपल क्वांटिटी थी, बट कमर्शियल एज मैंने कमर्शियली भेजा था। आप पेमेंट हम देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा, बाय TT रेमिटेंस बिफोर बिफोर शिपमेंट। इनका मैं पेमेंट का आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, जो शायद आपको, सो चाइनीज चाइनीज लैंग्वेज तो मुझे भी नहीं आती है, ठीक है, बट मेरा फोकस कहाँ रहता है, मेरा फोकस रहता है कि भाई ये 1250 आया है कि नहीं आया है। कंपनी का नाम दिख रहा है, बैंक का नाम दिख रहा है, दैट इज इनफ। बट ये भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि भाई आपके अकाउंट में आया कि नहीं आया है। तो बैंक की तरफ से आपको मैसेज आना चाहिए पेमेंट का, ठीक है, बैंक एडवांस रिसिप्ट, बैंक की तरफ से आपको ये मेल आना चाहिए। बैंक के चार्जेस नॉमिनल रहते, कुछ ज़्यादा चार्जेस नहीं रहते। $10 क्लाइंट ने मुझे पे किया था, $1232, $18 उन्होंने कट किया बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस कुछ ज्यादा रहता नहीं है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, प्रोफार्मा इनवॉइस फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन द एक्सपोर्ट। तो ये डॉक्यूमेंट कैसे बनाना पड़ता है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे लिखने पड़ेंगे आपको, तो ये सब पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। आप डायरेक्टली प्रैक्टिकली इसको नहीं कर सकते विदाउट नॉलेज, विदाउट हाफ नॉलेज तो बिल्कुल नहीं करना आपको। हाफ नॉलेज ज्यादा डेंजरस रहता है। और भी मैं आपको कुछ शेयर करूंगा डॉक्यूमेंट्स, देखो काफी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रहता है, पेमेंट का प्रूफ कैसे, पेमेंट कैसे आता है, ठीक है, ऑल दैट। तो ये सब आपको थ्योरेटिकली सीखना पड़ेगा। टर्म्स एंड एक्सपोर्ट के टर्म्स क्या है, क्लॉजेस क्या है, वो सब सीखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं वो सीखना पड़ेगा आपको। कुछ कस्टम के डॉक्यूमेंट है, बैंक के भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि मैंने पेमेंट टर्म मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है। मेरा पेमेंट टर्म है यहाँ पे 40% एडवांस एंड बैलेंस अगेंस्ट स्कैन कॉपी ऑफ BL। तो ये BL क्या रहता है, बैलेंस पेमेंट कैसे लेना पड़ता है, ठीक है। दैट इज एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो वो आपको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ठीक है। बैंक की ऐसी रिसिप्ट आती है, ठीक है, क्लाइंट ने एडवांस पेमेंट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई ऑर्डर कंफर्म हो गया। तो जो भी इसका एडवांस पेमेंट है वो सब रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बैंक अपने बैंक की तरफ से प्रूफ आना चाहिए कि भाई पेमेंट आया है। बैंक के चार्जेस, देखो बैंक के चार्जेस कुछ है नहीं ज्यादा। यहाँ पर मुझे देखो बैलेंस पेमेंट आ रहा है $16,000। तो बैंक कितना चार्ज कर दे, दैट इज ओनली ₹1,000। 13 लाख के बजाय ₹1,000 चार्ज करे, तो बैंक के चार्जेस भी कुछ ज्यादा नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अभी लाइक कुछ क्वेरी वगैरह होंगे, कुछ डाउट वगैरह होंगे तो यू कैन आस्क मी। यस यस, थैंक यू सो मच शुभम सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। यस, आपने मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए, एंड आपने जो प्रैक्टिकल स्क्रीनशॉट्स या जो आपके डॉक्यूमेंट्स शेयर किए, सो वो एक काफी हेल्पफुल है, वो भी चीज़ें ऑफ कोर्स ये इन डेप्थ हम समझेंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम। सो अभी ऑडियंस में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस है, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन भी ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करता हूँ। ऑफ कोर्स इस पे हमारा एक 3 वीक्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, जिसमें हम आपको इस इंडस्ट्री के बारे में एंड टू एंड सारी चीजों पे गाइडेंस करते हैं। सो प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके एक्सपोर्ट कैसे करें, पेमेंट टर्म्स कैसे डिसाइड करें, कैसे शिपमेंट करें, ये सारी चीजें हम हमारे इस 3 वीक्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोग्राम में गाइड करते हैं। एंड शुभम सर आपको इस कोर्स में पूरा गाइड करेंगे। वो खुद एक प्रैक्टिकल एक्सपोर्टर है, इसकी वजह से उनको डेली इस इंडस्ट्री के डेली अपडेट्स होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है, एंड कंट्री वाइज उनका एक नेटवर्क एस्टेब्लिश हो चुका है। तो उनको वो कंट्री वाइज भी कहाँ क्या होता है वो सब भी चीज़ों का बहुत अच्छे नॉलेज है, तो वो सब आपको शुभम सर इसमें गाइड करेंगे इस प्रोग्राम में। सो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस है, मैं क्विकली क्वेश्चंस कवर करता हूँ। आप जिनको ऑडियंस में क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। सो क्वेश्चंस में ऐसा है कि सेफ्टी आइटम्स जैसे हैंड ग्लोव्स, हेलमेट, इसको ये एक्सपोर्ट होते हैं क्या, एंड इसमें कुछ ITC मिलता है क्या? सेफ्टी आइटम फॉर एग्जांपल हैंड ग्लोव्स, हेलमेट, या सो या डेफिनेटली ये इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं हैंड ग्लोव्स। स्पेशली अगर हैंड ग्लोव्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सर लेदर वाला जो हैंड ग्लोव्स होते हैं, इवन आपके अगर आप बाइकर वगैरह वो सब हैंड ग्लोव्स भी बोल रहे हैं तो वो भी एक्सपोर्ट होते हैं। एक एग्जांपल भी है इसके बारे में, चेन्नई का एक स्टूडेंट था, सो उसका जो मार्जिन इसमें निकल रहा था दैट वाज 400%। एंड 400% है ना, फुल कंटेनर के लिए 40 फीट का कंटेनर उसने USA में एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। एंड उसके ऊपर उसका जो मार्जिन था, कॉस्टिंग एंड जो मार्जिन में जो डिफरेंस आ रहा था दैट वाज 400%। एंड इसके लिए
अगर आप लेदर प्रोडक्ट में आप जाओगे, लेदर वाले जो जैकेट्स है, हैंड ग्लोव्स है, तो इसका सबसे बड़ा मार्केट है रशिया। रशिया को अभी आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पे, इंटरनेशनल पॉलिटिकल लेवल पे काफी कुछ अभी रशिया के अगेंस्ट में जा रहा है। यूएसए एंड यूरोपियन मार्केट, दे आर अगेंस्ट द रशिया। रशिया से वो कुछ डायरेक्टली परचेज प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं। तो रशिया के पास ओनली ऑप्शन इंडिया एंड चाइना ही है। यूरोप के साथ, यूएसए के साथ डायरेक्ट ट्रेड नहीं हो रहा है रशिया का अभी। तो जो ट्रेड हो रहा है, जो ऑयल एंड गैस रशिया पहले यूरोप में प्रोवाइड करता था, एक्सपोर्ट करता था, वो अभी एक्सपोर्ट हो रहा है वाया इंडिया। और रशिया सैंक्शन कंट्री भी है, तो इसका काफ़ी एडवांटेज मिल सकता है इंडिया को। तो ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, हैंड ग्लोव्स, हेलमेट, दीज आर द गुड प्रोडक्ट। इसके ऊपर इंसेंटिव भी आपको मिल जाएगा, और कोई आपको जीएसटी भी पे नहीं करना पड़ेगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जूट प्रोडक्ट्स होते हैं क्या एक्सपोर्ट? यस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी होते हैं इंडिया से एक्सपोर्ट, काफ़ी अच्छे एक्सपोर्ट होते हैं। किसी ने मुल्तानी मिट्टी भी लिखा था, मैंने पढ़ा था मुल्तानी मिट्टी, तो मुल्तानी मिट्टी डेफिनेटली इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। तो इसमें भी अगर मैं कहूँगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में आप जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है वो भी आप कर सकते हो। बट ब्रांडेड प्रोडक्ट में आपको उतना मार्जिन नहीं मिल सकता है इसमें। बट अगर आप हर्बल कॉस्मेटिक आप करोगे, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी मिट्टी वॉज वन सच एग्जाम्पल। तो यस, कॉस्मेटिक, हर्बल कॉस्मेटिक अगर आप टैप करोगे तो इट्स वेल एंड गुड। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, बनाना पाउडर। बनाना पाउडर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को केटर करता है एज अ रॉ मटेरियल। अमेजोन अमेजोन इंडिया में जाओगे, अमेजोन की वेबसाइट पे जाओगे, ऐप ओपन करोगे, बनाना पाउडर अगर आप सर्च करोगे तो आपको शुगर कॉस्मेटिक का नाम मिल जाएगा वहाँ पे, शुगर कॉस्मेटिक। ठीक है, वो कॉस्मेटिक में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की काफ़ी वेल नोन कंपनी है। तो यस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर द हाई मार्जिनल प्रोडक्ट। एंड जूट प्रोडक्ट्स, ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, ये सब चीजें होती है क्या एक्सपोर्ट? हाँ, अनियन पाउडर के बारे में मैंने बताया भी था इन बिटवीन द सेशन। अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, नॉट ओनली अनियन गार्लिक, पोमेग्रेनेट पाउडर भी आप कर सकते हैं, मैंगो पाउडर भी आप कर सकते हैं, आंवला पाउडर भी आप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जैसे अश्वगंधा वगैरह हो गया, तो उसका भी आप पाउडर फॉर्म में एक्सपोर्ट कर सकते हो विद द वेरी हाई मार्जिन। वेरी हाई मार्जिन। जूट प्रोडक्ट भी आप कर सकते हो। जूट प्रोडक्ट के लिए जो इसका सबसे बड़ा जो सोर्स है, दैट इज वेस्ट बंगाल, और ये भी हाई मार्जिनल प्रोडक्ट है। इसके लिए मेरे कुछ स्टूडेंट ने इसके ऊपर वर्क भी किया था, तो उन्होंने घाना मार्केट टैप किया था, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ पर ये कॉफी का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। तो वो कॉफी के लिए उनको लाइक वो जूट बैग्स का रेगुलर रिक्वायरमेंट रहता है, कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट रहता है जूट बैग्स का। तो यस, जूट प्रोडक्ट्स काफी अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें मार्जिन कम हो सकता है, बट वॉल्यूम काफी हाई है इसमें, काफी हाई वॉल्यूम है इसमें। एंड सर, बनाना पाउडर का रेट क्या होता है? बनाना पाउडर का जो, लाइक इंडिया में जो मैंने रेट पता किया था, जो मैन्युफैक्चरर्स का रेट था विद देयर मार्जिन, दैट वाज 150, 160, 180 के रेंज में है, रुपीज पर केजी। एंड जो यूएस में जो हमने रिटेल प्राइस इसका चेक किया था, दैट वाज 3,300 रुपीज पर केजी आईएनआर में। सर, ये कंट्री वाइज रेट कैसे आइडेंटिफाई करें बाहर की कंट्री में आपके कमोडिटी का? क्योंकि बहुत से लोगों के कंट्री वाइज क्वेश्चन है इसका रेट क्या है, तो मैं आई थिंक कॉमन क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा कि कंट्री वाइज कोई भी प्रोडक्ट का रेट कैसे आइडेंटिफाई करें? यस, तो इंटरनेशनल मार्केट का एक प्राइस रहता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूंगा, आपने अभी वो ताइवान वाला प्रोडक्ट देखा था, दैट वाज एल्यूमिनियम अलॉय वायर रॉड। ये तो अलॉय वाला है, मैं प्योर एल्यूमिनियम भी करता हूँ। एल्यूमिनियम का एक प्रोफाइल है वायर रॉड करके, तो वो भी मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं आपको, तो ये प्रोडक्ट है वो, दैट इज एल्यूमिनियम वायर रॉड। प्योर एल्यूमिनियम है, ये प्योर एल्यूमिनियम का बना है, 99% प्योरिटी रहती है इसकी। एंड दिस इज यूज्ड इन द कंडक्टर एंड केबल इंडस्ट्री। तो ये सिंगल कॉइल जो है वो है 2200 kg, 2500 kg का सिंगल कॉइल रहता है, ठीक है। तो इसका जो रेट रहता है, हम जो रेट देते हैं क्लाइंट को, सो हम कोटेशन में लिखते हैं, हम प्राइस नहीं लिखते कोटेशन में। कोटेशन में हम लिखते हैं एलएमई प्लस प्रीमियम। एलएमई इज द इंटरनेशनल, एलएमई यानी लंदन मेटल एक्सचेंज है, ठीक है। लंदन मेटल एक्सचेंज यानी कैसा कि जैसे इंडिया में डेली गोल्ड रेट चेंज होता है, सिल्वर का रेट चेंज होता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में वो एलएमई रहता है, लंदन मेटल एक्सचेंज का रहता है रेट। तो ऐसे एल्यूमिनियम का भी रेट रहता है, डेली चेंज होता है। जो एल्यूमिनियम का भी रेट है, कॉपर का भी रेट है, सिल्वर का भी रेट है, अदर जो प्योर मेटल्स है उसका भी रेट रहता है, ठीक है। तो वो डेली चेंज होता है। हम कंसिडर करते हैं एलएमई ऑफ एल्यूमिनियम प्लस प्रीमियम। प्रीमियम इज अवर मेकिंग चार्जेस, उसमें मेकिंग चार्जेस भी आ गया, उसमें फ्रेट भी हम इंक्लूड कर देते हैं डिपेंडिंग ऑन इज डिलीवरी टर्म। तो ये जो रॉ मटेरियल का प्राइस रहता है एलएमई, जो मैंने आपको कहा है अभी, ये लाइक डेली चेंज होता है, तो हमको फ्रीज करना पड़ता है प्राइस। तो ठीक है, ये तो हो गया मेटल का हो गया। बट कुछ फिनिश प्रोडक्ट का भी रहता है, उसके रिटेल प्राइस कैसे पता करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कॉस्मेटिक का प्राइस पता करना है, जैसे मैंने बनाना पाउडर, अनियन पाउडर का अगर आपको रेट पता करना है, तो आप जा सकते हो किसी भी कंट्री के अमेजोन के साइट पे,
ठीक है, आप चले जाओ अमेजोन यूएसए, आप गूगल कर लो, वहां पर वो प्रोडक्ट का नाम डाल दो, जो भी प्रोडक्ट का आपको रिटेल मार्केट का प्राइस पता करना है, सो ऐसे आप पता कर सकते हो। या अगला क्वेश्चन है कि सर एलएलपी अच्छा है या क्या करना चाहिए, फॉर्मेशन क्या करना अच्छा, चाहिए? फर्म रजिस्ट्रेशन ना, फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका लाइक आपको स्टार्ट करना है, गो विद द प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है, बाद में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, यू कैन डू एलएलपी, यू कैन डू प्राइवेट लिमिटेड, जैसा आपका बिजनेस का ग्रोथ होगा आप अपडेट कर सकते हो। बट अगर आप मुझे पूछोगे सजेस्ट करने के लिए, देन आई विल सजेस्ट स्टार्ट विद द प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है, मेरा भी जो फर्म है, मैं अभी तक मैंने उसको किया ही नहीं है, एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड अभी तक नहीं किया मैंने। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में ही मेरा एक्सपोर्ट चल रहा है। अगला कि सर आरसीएमसी का क्या फुल फॉर्म है? आरसीएमसी इज द रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए हैं न्यू एक्सपोर्टर को हेल्प करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट का नॉलेज एंड ऑल दैट। तो उसका मेंबर बनने के लिए आपको एक लाइक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, दैट इज नहीं, जब आप मेंबर बन जाओगे, उस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर बन जाओगे, देन यू विल गेट द आर दैट इज सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। एंड अगला कि ईपीसीजी एंड ईसीजीसी, ये हम्म। इनका रोल क्या होता है? ईपीसीजी जो होता है वो एक लाइसेंस है, वो जब आप इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट के केस में वो यूज होता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स यानी क्या होता है, मशीनरी। अगर आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह सेटअप करना है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए आपको डेफिनेटली आपको कैपिटल गुड्स, आपको मशीनरीज डेफिनेटली लगेंगी। तो हो सकता है कि क्या होता है कि इंडिया में अगर वो मशीनरी अवेलेबल नहीं है, या तो अवेलेबल है तो एकदम हाई कॉस्ट में अवेलेबल है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि किसी थर्ड कंट्री से, किसी अदर कंट्री से आप वो मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी जीएसटी, विदाउट पेइंग एनी इंपोर्ट ड्यूटी, विदाउट पेइंग सिंगल रुपीज टू द गवर्नमेंट। आप इंडिया में वो कैपिटल गुड्स आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो एक लाइसेंस है, वो आपको डीजीएफटी से निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात है ईसीजीसी की। ईसीजीसी क्या होता है? ईसीजीसी इज द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप क्रेडिट में भी आप एक्सपोर्ट करोगे, उधारी में भी आप एक्सपोर्ट करोगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीने की उधारी में भी आप एक्सपोर्ट करोगे, ये पेमेंट टर्म में आप एक्सपोर्ट करोगे, क्रेडिट पेमेंट टर्म में आप एक्सपोर्ट करोगे। सो इनकेस अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो अगर इंपोर्टर आपको पेमेंट नहीं करता है विद इन 2 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स, जो भी आपका टाइम पीरियड है, अगर वो टाइम पीरियड में वो पेमेंट नहीं करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पेमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये एजेंसी है, वो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, बट इसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। ठीक है, विदाउट नॉलेज, विदाउट हाफ नॉलेज आपको इनको अप्रोच नहीं करना है। ठीक है, इनके भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो समझने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये इनका कंडीशन आपने फुलफिल कर लिया, देन आप क्रेडिट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट क्या है कि मैं क्रेडिट प्रीफर नहीं करता हूँ, ना मैं इसको प्रमोट करता हूँ क्रेडिट में एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, मैंने आज तक मैंने कभी क्रेडिट में मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया। इवन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने ईसीजीसी का कभी लाइक एडवांटेज नहीं लिया, कभी मैंने वो इंश्योरेंस नहीं लिया। ईसीजीसी इज द इंश्योरेंस कंपनी, पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो मैंने आज तक इसका इंश्योरेंस नहीं लिया है, क्योंकि मेरा पेमेंट हम काफ़ी सिक्योर रहता है। ठीक है, सो 100% एडवांस, अगर आपको क्लाइंट आपको 100% एडवांस दे देता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है, लिटरली जीरो है। ठीक है, जो अभी मैंने ताइवान के आपको कंसाइनमेंट दिखाया, उसमें मेरा कॉस्टिंग आया था 50,000 रुपीज़, और क्लाइंट ने मुझे एडवांस पेमेंट किया था 1,08,000 रुपीज़। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट भी जीरो है मेरा, और मुझे लाइक जो भी मेरा मार्जिन है वो एडवांस में मिल रहा है। ठीक है, सो अगर आपको पूरा एडवांस आ रहा है, तो देन ईसीजीसी का कोई यूज़ नहीं है। ईसीजीसी का यूज़ कब रहेगा? जब आप क्रेडिट में एक्सपोर्ट करना चाहते हो। बहुत सारे लोगों के कोर्स के बारे में क्वेश्चंस है, मैं क्विकली कोर्स का इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ एंड देन अगेन विल स्टार्ट विद द रिमेनिंग क्यू एंड ए। सो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट विद ग्लोबल मैनेजमेंट, ये हमारा जो प्रोग्राम है 15 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 3 वीक्स का कोर्स है एंड इसका फीस है 5,400। ये पूरा प्रोग्राम लाइव ऑनलाइन होगा एंड अलोंग विथ आपको सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग भी हम शेयर करते हैं, जो भी लाइव सेशंस होते हैं वो सबका लाइव का रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर करते हैं। एंड ये सारे इसमें प्रैक्टिकल केस स्टडीज, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये सब चीजें हम आपको गाइड करते हैं। एंड आपको हमारा एक एक्सपोर्ट का जो कम्युनिटी है, वो सारा कम्युनिटी में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो बेसिकली इस प्रोग्राम का जो कंटेंट है, जो 15 डेज का सिलेबस है, मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन विल अगेन टेक द रिमेनिंग क्वेश्चन। तो इसमें आपको स्टार्ट करेंगे कि फर्म एस्टेब्लिश कैसे करें, कौन सी फॉर्म एस्टेब्लिश करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें जो डीजीएफटी के लाइसेंसेस है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, ईपीसीजी लाइसेंस है, एडवांस लाइसेंस है, आइडेंटिटी कार्ड है, सीआईएस लाइसेंस है, ये सारे अलग अलग लाइसेंसेस कंप्लायंसेस क्या होते हैं,
और ये आपको अप्लाई करनी चाहिए नहीं चाहिए वो आपको हम गाइड करते हैं। फिर इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसेंशियल्स कि बेसिकली बायर कैसे ढूंढना चाहिए, फाइंडिंग द राइट कस्टमर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके लिए मार्केट सर्वे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद इनको टर्म्स क्या होती है, डिलीवरी टर्म्स क्या होती है, परचेसिंग एंड पैकेजिंग हम आपको गाइड करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल पे कैसे ध्यान रखना है वो हम आपको गाइड करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम पे समझाते हैं। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन में दो चीजें हैं, एक तो पेरिशेबल कमोडिटी एंड नॉन पेरिशेबल। तो कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, उसके लिए सप्लायर कहाँ से ढूंढना चाहिए, फाइंडिंग द राइट कस्टमर्स, फिर कौन से प्रोडक्ट में कितना मार्जिन होता है। जैसा कि सर ने बताया कि रॉ ऑनियन में अगर आप काम करोगे तो पेरिशेबल है एंड उसका मार्जिन भी कम है। बट वही आप प्रोसेस्ड में करोगे ऑयल्स में या उसके फ्लेक्स में तो आपको मार्जिन भी ज्यादा मिलता है और उसका शेल्फ लाइफ भी अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। एग्री एक्सपोर्ट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, एग्रीकल्चर एक बड़ा मार्केट होता है, बड़ा डिमांड होता है इंडिया से एक्सपोर्ट का। तो वो हम आपको गाइड करेंगे एग्री पे। फिर पोस्ट क्वारंटाइन रेगुलेशंस क्या क्या है, फिर कंट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस क्या है। कई कोई कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज में अलग रूल्स है, गल्फ कंट्रीज में अलग रूल्स है, फिर यूएसए में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो वो अलग रूल है। तो कंट्री वाइज क्या क्या रूल्स होते हैं वो भी हम आपको समझाते हैं। ईसीजीसी का रोल क्या होता है एंड सीएचए क्या होता है, कस्टम हाउस एजेंट जो होता है उसका रोल क्या होता है, ये सब चीजों में। फिर लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन हम गाइड करते हैं कि आपको तीन मोड्स है, एयर कार्गो, ओशन कंटेनर्स एंड रोड ट्रांसपोर्ट। तो मोस्टली जो ओशन कंटेनर्स से होता है, बट बाकी मोड भी जो है उसमें क्या फिजिबिलिटी होता है, कॉस्टिंग कैसे निकाले, तीनों के कॉस्टिंग अलग अलग होते हैं, तीनों का कैपेसिटी अलग होता है। तो कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा मोड यूज करना चाहिए वो हम आपको गाइड करते हैं। अलग अलग स्टेक होल्डर्स है इसमें, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल है, सीएचए है, डीजीएफटी है, फिर थर्ड बैंक्स है, बैंक्स के साथ आपको काम करना है, शिपमेंट प्रोवाइडर्स है तो वो हम आपको समझाते हैं। फिर उसके बाद पेमेंट टर्म्स पे आता है कि पेमेंट टर्म्स क्या सेट करनी चाहिए आपको आपके बायर के साथ। फिर लैंड कॉस्ट शीट कैसे बनाए, कस्टम टैरिफ क्या होता है, बिलिंग प्रोसेस एंड कोटेशन हम आपको गाइड करते हैं। फिर गवर्नेंस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम आपको गाइड करते हैं, इंसेंटिव्स एंड उसका क्लेम कैसे करना है वो हम गाइड करते हैं, एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स क्या होते हैं वो मैं आपको गाइड करते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कि बायर कैसे ढूंढे, मार्केट कैसे एनालाइज करे, यूटिलाइज एक्सपोर्ट स्कीम सब्सिडी कैसे यूटिलाइज करे, तो ये कॉस्ट शीट कैसे बनाए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस प्रोग्राम में डिटेल में गाइड करते हैं। सो इसका जो न्यू बैच है स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से। आपको शुभम सर इसमें पूरा गाइड करेंगे, लाइव ऑनलाइन ये प्रोग्राम्स होंगे। और सर ने अब तक 1000 से ज्यादा बच्चों को, 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को गाइड किया है उनके एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने में। सो हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है। हमारा रिसेंटली हमने गोपाल साना भी हमारे पार्टिसिपेंट है, इनका आप जरूर सक्सेस स्टोरी वीडियो देखिए। 25 साल की इनकी उम्र है, आज वो 30 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। इन्होंने हमारे पास प्रोग्राम किया था 2019 में एंड तभी उनका उम्र था 18 साल। बट आज उन्होंने तभी कॉलेज छोड़ दिया प्रोग्राम के बाद एंड उन्होंने डिसाइड किया कि एक्सपोर्ट में करना है। आज वो एप्पल के इंडिया के वन ऑफ द टॉप इम्पोर्टर्स में है एंड बहुत सारे कंट्रीज में बेसिकली इंपोर्ट करते हैं वो अलग अलग कंट्रीज से एंड पूरे इंडिया में आज उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो शुभम गोपाल सानव है और ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने आज सक्सेसफुली बिजनेस शुरू किया है, तो वो सबका स्टोरी देख सकते हो। सो एक प्रोग्राम लाइव सेशंस है, आपको कोर्स मटेरियल भी हम प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं एंड प्रोग्राम के बाद हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी हम आपको पूरा देते हैं। सो ये हमारे फीडबैक से आप सभी लोगों के सेशंस जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे ग्रुप्स पे शेयर करते हैं कि उनको कैसे सेशन लगा एंड उनको उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट किया, वो सभी लोगों के स्टोरीज आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड आप फीडबैक वीडियोस भी हमारे पार्टिसिपेंट्स के देख सकते हो कि जिन्होंने प्रोग्राम के बाद आज अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। सो अभी रिमेनिंग यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पे आपके डिटेल्स फिलअप करके 5400 इस प्रोग्राम का फीस है, 3 वीक्स इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है एंड 7:30 to 9 इस टाइम में ये प्रोग्राम पूरा लाइव हम कंडक्ट करते हैं। सो अभी रिमेनिंग कुछ इस प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको चैट बॉक्स पे शेयर कर दूँ, सो आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो।
सो अभी अब रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीएचए का क्या रोल होता है? सीएचए क्या होता है एंड सीएचए क्या होता है? हाँ, सीएचए जो होता है वो कस्टम हाउस एजेंट होता है। ठीक है। सो पोर्ट की जो भी एक्टिविटीज है, ठीक है, इवन आपका लाइक अगर आपको पोर्ट पर आपको पैकिंग वगैरह करना है, ट्रक में से माल आएगा, ट्रक में से माल बाहर निकालो, ठीक है। फिर ये कंटेनर में लोड करो, वहाँ के जो कस्टम ऑफिसर है उनके थ्रू उनका कस्टम क्लियरेंस कराओ, कार्गो का इंस्पेक्शन कराओ। तो ये पोर्ट की, इन शॉर्ट पोर्ट की सारी एक्टिविटीज सीएचए करता है। ठीक है। एंड मोर देन 50% जो काम होता है एक्सपोर्ट में, ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट होता है वो पूरा सीएचए करता है। एंड विदाउट सीएचए एंड विदाउट फ्रेट फॉरवर्डर आप लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो इनका आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा, आइदर यू आर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग, दोनों केस में। विदाउट सीएचए विदाउट फ्रेट फॉरवर्डर आप लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। ओके। एंड सर इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं सिलेक्ट करने के लिए? क्राइटेरिया के लिए थोड़ा लाइक एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि सीएचए को कुछ प्रोडक्ट का नॉलेज रहता है। अगर कोई सीएचए है जो कंटिन्यूअसली फ्रूट्स वेजिटेबल पेरिशेबल प्रोडक्ट में, एग्रो प्रोडक्ट में वो डील कर रहा है, तो उसको आइडिया रहता है कि यार वो अगर आप यहाँ दुबई में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो क्या वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप अगर यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ पर क्या लाइसेंस, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। ठीक है। तो अगर एक्सपीरियंस सीएचए है सेम प्रोडक्ट में, ठीक है, वो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया है, क्योंकि सीएचए भी आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता है इस पे। ठीक है। ओके ओके यस। ये सेशंस जो है ये डेली होते हैं, मंडे टू फ्राइडे इस टाइम में 3 वीक्स हमारा सेशंस होता है। एंड ये डेली हमारे सेशंस होते हैं हर एंड ये सारे लाइव होते हैं। आपको 15 डेज का हम आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं एंड आपको पीडीएफ भी शेयर करते हैं कि अगर आपको कोई दिन लाइव पॉसिबल आना नहीं है या आपको अगर रिवाइज करना है आपके सारे सेशन, अगर आपको वापस सुनने समझना है, तो आप रिकॉर्डिंग हमेशा आपके लिए रख सकते हो, वो आपको हम देते हैं। आपको हमारा एक ग्रुप ग्रुप बनता है हर एक प्रोग्राम का, तो वो ग्रुप हमारा लाइफ टाइम होता है कनेक्टेड एंड आपको जो भी सपोर्ट चाहिए प्रोग्राम के बाद वो सारा सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके प्रोग्राम के बाद जो भी नेटवर्क चाहिए वो सारा हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं इसमें। एनी मोर? सो ओके, रिमेनिंग और क्वेश्चंस है। हम थोड़ा रैपिडली क्वेश्चंस कवर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है। आरसीएमसी का सेपरेट कैटेगरी वाइज होता है क्या? हाँ, आरसीएमसी जो होता है वो कैटेगरी वाइज ही होता है। ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए, कुछ 36 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं। तो वो प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज है। जैसे एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको मेंबर बनना पड़ेगा अपेडा का। अगर आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर रहे हो तो स्पाइसेस के लिए स्पाइसेस बोर्ड है। ठीक है। अगर आपको टी एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए टी बोर्ड है, कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी बोर्ड है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट के लिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। अगर आपको जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। ठीक है। एंड अगर आपको कुछ मेडिसिन वगैरह फार्मा प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। तो जिसका भी आप मेंबर बनोगे आपको उस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का उस आपको मेंबरशिप मिल जाएगा। ओके। अगला है कि हाउ टू एनालाइज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एनी हाँ, प्रोडक्ट? यस यस यस। तो डिमांड एंड सप्लाई जो है ना, ये हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक टूल है। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक टूल है, उसके थ्रू हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक्यूरेट डेटा दिया है। ठीक है। करंट डेटा नहीं रहेगा, लास्ट ईयर का डेटा रहेगा उसमें। तो प्रोडक्ट वाइज किस कंट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, किस कंट्री का ट्रेड बैलेंस सबसे निगेटिव में है विथ रिस्पेक्ट टू दैट प्रोडक्ट, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो है वो प्रैक्टिकल स्टडी करना पड़ेगा इसके लिए। हम किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट का हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उससे कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड है। ठीक है। अगला है कि कमिन पाउडर का क्या स्कोप है? कमिन पाउडर, जीरा पाउडर, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, कमिन पाउडर में भी आप कर सकते हो। ठीक है। वो भी एक वैल्यू एडिशन वाला प्रोडक्ट ही है, उसके भी अपने कुछ मेडिसिनल यूज है, कुछ लाइक फार्मा इंडस्ट्री में भी उसका थोड़ा अच्छा खासा लाइक है, उसका भी यूज है। तो हाँ, ये भी प्रोडक्ट अच्छा है। कमिन अगर अगर आप नॉर्मल कमिन की आप बात करेंगे तो उसमें इंडिया का
ऑलरेडी 75% का मोनोपोली है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट में आपको इंटरनेशनल लेवल पे कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। कंपटीशन रहेगा तो डोमेस्टिक लेवल पे हो सकता है, बट अगर डोमेस्टिक लेवल पे कंपटीशन है तो आपको उस कंट्री को टैप करना पड़ेगा। यू हैव टू टैप द अनटैप मार्केट, अनटैप कंट्रीज। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा कि कुछ इंडियन एक्सपोर्टर डायरेक्टली लाइक अफ्रीका में एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, वो दुबई में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुबई जो है री एक्सपोर्ट का हब है। ठीक है, काफ़ी मेरे कुछ अफ्रीकन इम्पोर्टर के मैं कांटेक्ट में आया था, तो उन्होंने ये कहा था कि ये हम दुबई से ले रहे हैं। मैं बोला टर्मरिक पाउडर आप दुबई से कैसे ले रहे हो? टर्मरिक पाउडर में इंडिया का 65% का मोनोपोली है, 63% का, टू बी एक्यूरेट 63% का मोनोपोली है। दुबई में तो कुछ टर्मरिक वगैरह होता ही नहीं है। तो इन शॉर्ट क्या कर रहे हैं कि वो वाया दुबई वो जा रहा है वहाँ पर। दुबई जो है री एक्सपोर्ट का हब है। दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, लंदन हो गया, ये सब री एक्सपोर्ट के हब है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि पेमेंट टर्म कैसे, मतलब 50% एडवांस, 50% आफ्टर स्टफिंग कंटेनर कंटेनर कैसे होना चाहिए? पेमेंट टर्म मेरे हिसाब से सबसे सिक्योर्ड पेमेंट टर्म है 100% एडवांस, जो कि डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगेन वो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है पूरा। ठीक है, आपको थोड़ा वो डिफरेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा नीड एंड डिमांड में। ठीक है, तो अगर आप नीडी प्रोडक्ट को आप टारगेट करोगे, ठीक है, जिसके जिसका सप्लाई कम है, ऐसे प्रोडक्ट में आपको हाई मार्जिन मिलता है, 100% एडवांस भी मिलता है। ठीक है, बट अगर आप सिंपल प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो नॉर्मल पेमेंट है मेरे हिसाब से फर्स्ट है 100% एडवांस, सेकंड है 50% एडवांस, 50% बिफोर डिस्पैच फ्रॉम द फैक्ट्री और वेयर हाउस। ठीक है, थर्ड है 50% एडवांस या फिर 50% अगेंस्ट स्कैन बीएल। मैक्सिमम जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो ये पेमेंट में काम करते हैं अगेंस्ट स्कैन बीएल। अब बीएल जो रहता है ना, बिल ऑफ lading, वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है पूरे एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट में। ठीक है, तो अगेंस्ट बीएल कैसे पेमेंट निकालना पड़ेगा वो भी दैट इज अगेन द, वो काफ़ी लंबा पार्ट है, वो समझाना पड़ेगा बीएल क्या होता है। ठीक है, स्कैन बीएल क्या होता है, बीएल का वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है उसका। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप 100% एलसी में भी आप काम कर सकते हो, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि बैंक की गारंटी मिल जाती है। तो जैसे ही इंपोर्टर ने एलसी ओपन कर दिया, ठीक है, तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको पेमेंट करे। ठीक है, तो एलसी के जो भी क्लॉजेस है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बैंक डायरेक्टली आपको पे करेंगे, इंपोर्टर पे नहीं करता है। बैंक की गारंटी रहती है, तो एलसी भी काफ़ी सेफ पेमेंट टर्म है, बट उसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके भी कुछ क्लॉजेस है, वो हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिट में उसके बाद जो होता है वो डीपी पेमेंट है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। वो भी एलसी जैसा ही पेमेंट है, बट उसमें बैंक की गारंटी नहीं रहती है। ठीक है, बट उसका सिस्टम समझना पड़ेगा। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, वो थोड़ा रिस्की पेमेंट है। ठीक है, यानी क्रेडिट वाले पेमेंट है वो। तो क्रेडिट वाले पेमेंट में आपको कैसे काम करना पड़ेगा, इसी जैसे की पॉलिसी लेकर आपको काम करना पड़ता है उसमें। ठीक है, तो ये सारे पेमेंट है वो हमको प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। Yes. हाँ। अगला है कि कोकोपीट और कॉइल रोप, इसका डिमांड है? हाँ, इसका भी डिमांड है। इसका कुछ पार्ट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। ठीक है, इसके थोड़े बहुत इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, तो उसका अलग मार्केट है। वो अब अलग मार्केट, वो मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करें, उस मार्केट में बायर कैसे ढूंढे, वो सब पूरा स्टडी का पार्ट है। बट यस, ये प्रोडक्ट होता है कोकोपीट। ठीक है, इसका भी लाइक इसमें भी काफ़ी अच्छा मार्जिन है, गुड मार्जिन। एंड जो इसी ग्रेन्स है, मिलेट्स है, बाजरा and ये सब, तो यस ये यस यस, मिलेट्स एक्सपोर्ट करना चाहिए या उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करना चाहिए? आप दोनों कर सकते हो, क्योंकि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स यानी लास्ट 2-3 ईयर से ये मिलेट्स का लाइक एक्सपोर्ट बूम हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके लाइक अपने बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट है। ऑफ कोर्स अगर आपको इसमें वैल्यू एडिशन करना है, डेफिनेटली आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। वैल्यू एडिशन में ज़्यादा मार्जिन मिलता है और पेमेंट हम ज़्यादा सिक्योर मिलता है। हाँ, तो मिलेट्स भी अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें वॉल्यूम भी है, मार्जिन भी है, दोनों चीज़ें है इसमें। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको टैप कर सकते हो। इसका एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा जितना राइस होता है। ठीक है, तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ये। हम कौन सी बैंक प्रेफर करना चाहिए? बैंक के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप नेशनलाइज बैंक में भी आप ओपन कर सकते हो। प्राइवेट बैंक तो अच्छी है ही डेफिनेटली, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक बैंक, ये सारे अच्छे बैंक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप नेशनलाइज बैंक में भी ओपन कर सकते हो, बट उसका भी कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया इन द सेंस कैसा है कि ऑफ कोर्स प्राइवेट बैंक में आपको सर्विस वगैरह अच्छा मिलेगा। नेशनलाइज्ड बैंक में जो, इट डिपेंड्स ऑन द कंसर्न पर्सन की जो आपकी जो क्वेरी वगैरह सॉल्व करेगा।
ठीक है, वो कंसर्न पर्सन कैसा वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक से सिर्फ आपको करंट अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ता, और भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो एडी कोड एक डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने आपको कहा था ऑथोराइज डीलर कोड, वो बैंक के थ्रू बनता है। ठीक है, तो बैंक से सिर्फ करंट अकाउंट नहीं रहता, एडी कोड भी बनता है। तो या जो मैंने प्राइवेट बैंक के नाम लिए वो दैट इज गुड, मेरा खुद का लाइक आईसीआईसी बैंक में है, तो सर्विस इज गुड। अगला है कि इसमें इस इंडस्ट्री में आने के लिए या ये प्रोग्राम में आने के लिए कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत है क्या? नहीं, 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 ये पूरा बेसिक से स्टार्ट होता है, ये प्रोग्राम जो है पूरा बेसिक से स्टार्ट होता है। ठीक है, बेसिक से लेके हम एडवांस तक पूरा कवर कर लेते हैं, तो कोई प्रायर नॉलेज का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम स्टेप 1 से हम स्टार्ट करते हैं ये प्रोग्राम। अगला है कि इसमें इंटर स्टेट भी एक्सपोर्ट होता है। प्लीज कम अगेन। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इंटर स्टेट, देखो वो जो इंटर स्टेट एक्सपोर्ट होता है ना, वो उसको डीम्ड एक्सपोर्ट कहा जाता है। पर वो डीम्ड एक्सपोर्ट कैसे होता है, जैसे कोई अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, कोई सेज यूनिट है, ईओ यूनिट है। ठीक है, तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन रहता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट रहता है, कि वो एक ऑलरेडी एक ऐसा लाइक फॉरेन बॉडी जैसा ही रहता है, वो इंडिया में ही रहता है, उसका प्रेजेंस इंडिया में ही रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊंगा, अभी जो मैं प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, एल्यूमिनियम वगैरह एक्सपोर्ट करता हूँ, तो इसके काफ़ी सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा से काफ़ी एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा सोर्स है एल्यूमिनियम का। तो कुछ कंपनीज है, जैसे आपने कुछ नाम सुना होगा, वेदांता, भारत बाल्को, हिंडाल्को, आदित्य ग्रुप का, आदित्य बिरला ग्रुप का, एंड नाल्को भी है, नेशनल एल्यूमिनियम गवर्नमेंट की कंपनी है। तो ये एक वहाँ पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। सो वहां से अगर अगर कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर है जो कंडक्टर केबल्स वगैरह बनाता है, ओवर ट्रांसमिशन लाइन की केबल्स बनाता है, तो अगर उसको लाइक वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अगर परचेस करना है, तो वो डोमेस्टिक परचेस नहीं रहेगा, दैट विल बी काउंटेड एज इम्पोर्ट। एंड जो कंपनी उनको सेल करेंगी, दैट विल बी काउंटेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो डीम्ड एक्सपोर्ट में भी आपको बेनिफिट मिलता है, अगर आप डीम्ड एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इंटरस्टेट है वही हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू एक्सपोर्ट। ओके। एंड सर, अलग अलग प्रोडक्ट अगर आप पैरेलली एक्सपोर्ट करते हो तो सबके लिए आरसीएम से निकालना जरूरी है? नहीं, देखो क्या होता है कि कुछ है ना, कुछ 7 ऐसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जैसे अपेडा हो गया, मराइन प्रोडक्ट के लिए एम्पेडा हो गया, स्पाइसेस बोर्ड, टी बोर्ड। अगर आपको ये स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना है, तो आपको कंपलसरी स्पाइसेस बोर्ड का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आप एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो कंपलसरी आपको अपेडा का मेंबर बनना पड़ेगा। बट कुछ ऐसे 30, 35 कुछ 30 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, कि जिसमें आपको कंपलसरी उनका मेंबर बनना जरूरी नहीं है। आप जनरल क्या कर सकते हो कि एक एक और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है गवर्नमेंट का, जिसको हम कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट फीओ। ठीक है, तो आप फीओ का मेंबर बन जाओ, फीओ के आप मेंबर बन गए, तो फीओ के थ्रू आप मल्टीपल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपको, अलग अलग प्रोडक्ट का आपको आरसीएम से लेना कंपलसरी नहीं है। सिर्फ एक फियो का आप आरसीएम से ले लो, आप मल्टीपल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप जेमसन ज्वेलरी भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप उसके थ्रू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेदर प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, हैंडीक्राफ्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। काफी बड़ी लिस्ट है उसमें, तो सिर्फ आप एक सिंगल फियो का मेंबर बन जाओ, मल्टीपल प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, हम कुछ लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस लेंगे अभी बस, क्योंकि वी हैव टाइम लिमिटेशन टुडे। तो एक स्वैप या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा होता है क्या? होता है, होता है, बट वो अगेन कॉस्टिंग वाला पार्ट है। ठीक है, वो कॉस्टिंग में मैं आपको समझाऊंगा। और बाकी कुछ ये आई थिंक ये डेरिवेटिव डेरिवेटिव का बात कर रहे हैं सर, तो हाँ ये भी होता है। बट उसके लिए क्या है कि उसका भी क्राइटेरिया, एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर ही आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका उतना बड़ा कंसाइनमेंट का वैल्यू है, देन यू कैन डू दैट। जहाँ तक बात है, कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ यानी जो इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि करंट अकाउंट के साथ साथ अपना एक है ना, ईईएफसी अकाउंट बोलते हैं उसको, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी, ईईएफसी अकाउंट। तो वो बैंक के थ्रू करंट अकाउंट के साथ साथ ईईएफसी अकाउंट भी बना लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो भी उनको पेमेंट आता है, डॉलर में पेमेंट आता है। ठीक है, सपोज करंटली अभी चल रहा है 82 का रेट चल रहा है, $1 इक्वल टू 82 रुपीज चल रहा है। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे कि जो भी डॉलर है वो पार करेंगे ईईएफसी अकाउंट में। तो अगर उनका कुछ इंपोर्ट रहेगा, तो डायरेक्टली अपने ईईएफसी अकाउंट से वो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर उनको इंपोर्ट नहीं करना है,
तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ है ना 82 चल रहा है, उसको 83 पे जाने दो, 84 पे जाने दो, फिर हम सेल करेंगे डॉलर बैंक को। तो लोग ऐसे भी करते हैं। तो स्वैप हम्म। कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट उसके लिए वो करेंट एक कंडीशन है कि आपका जो एक्सपोर्ट का जो वैल्यू होना चाहिए, दैट शुड बी 100,000 डॉलर के ऊपर होना चाहिए। आप कर सकते हो, यस। ओके। अगला है कि एपीसीजी और ईसीजीसी, इसका कोई मेंबरशिप वैलिडिटी है क्या? ईपीसीजी तो लाइसेंस है। ईपीसीजी में क्या होता है कि आपको 6 ईयर का आपको टाइम पीरियड मिलता है। जो ईपीसीजी का जो कंडीशन है उसके हिसाब से, तो 6 साल के अंदर अंदर आपको कंडीशंस आपको फुलफिल करना पड़ेगा ईपीसीजी की। 6 साल तक वो वैलिड रहता है। ईसीजीसी जो रहता है, ईसीजीसी देखो, ईसीजीसी जो है ना वो उसका एक सा अभी पहले क्या होता था कि कोविड के पहले स्पेशली कंसाइनमेंट बेसिस पे आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता था ईसीजीसी का। बट अभी रिसेंटली थोड़े बहुत रूल चेंज हुए हैं ईसीजीसी के। तो आपको इन्हें एक ही बार करना पड़ेगा, एक ही बार आपको पॉलिसी लेना पड़ेगा, साल भर की पॉलिसी रहेंगी वो। तो साल भर में आप जितने भी एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट करोगे सारे वो इंश्योर्ड रहेंगे। तो वो 1 ईयर तक रहेगा। इवन जो आरसीएमसी है, आरसीएमसी भी उसकी भी वैलिडिटी होती है फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर। बाकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है उसका कुछ ऐसा वैलिडिटी रहता नहीं है। ठीक है। उसका कॉस्ट कुछ 500 रुपीज़ उसका कॉस्ट रहता है लाइसेंस का। अगर आपको कुछ अमेंडमेंट वगैरह करना है तो 200 रुपीज़ अमेंडमेंट का कॉस्ट है। और साल में आपको एक बार अपडेट करना पड़ेगा बस। तो वो तो लाइफ हम्म। टाइम वाला रहता लाइसेंस या। अगला है कि मशरूम पाउडर का कोई एक्सपोर्ट होता है क्या? मशरूम, देखो मशरूम पाउडर वो अगेन वैल्यूडेशन वाला प्रोडक्ट हो गया। तो हाँ, मशरूम पाउडर का भी अगर उसके थोड़े एंड यूज देखना पड़ेगा। बट जहाँ तक बात है मशरूम की, मशरूम काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, मार्जिन भी अच्छा मिलता है। मशरूम पाउडर का एंड यूज देखना पड़ेगा कि वो किस इंडस्ट्री को कैटर कर सकता है, लाइक उसका मार्केट का है वो स्टडी करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का स्टडी करना पड़ेगा। बट या मशरूम का तो लाइक अच्छा खासा रिक्वायरमेंट है, गल्फ मार्केट से, सिंगापुर से अच्छा रिक्वायरमेंट आता है। ये इवन यूरोपियन मार्केट से भी मशरूम के लिए। यस। अगला एक हेलो राकेश सर। का क्वेश्चन है। यस। सर बात कर सकता हूँ? हाँ, यस पूछिए। राकेश बात कर रहा हूँ नासिक से। अभी जैसे आपने बोला कि फ्यूओ का मेंबरशिप ले लेते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल में हम लोग एग्रोकेमिकल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स वगैरह, हाँ। पेस्टिसाइड्स वगैरह। तो हाँ। उसमें केमिक्सिल का यस, राइट। आरसीएमसी रहता है। यस। अगर हम लोग फिर बीच में कई बार हम लोग कुछ ऐसा भी प्रोडक्ट, एनिमल फीड रिलेटेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें हमें कुछ अलग आरसीएमसी लेना पड़ता है। एग्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से आरसीएमसी लेना पड़ रहा है। अगर हम लोग हम्म। खाली पीओ की आरसीएमसी ले ले तो एग्रोकेमिकल्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? यस यस यस, आप कर सकते हो, केमिकल वाले प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। पर जहाँ तक बात है, कुछ 7 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, अपेडा है, एम्पेडा है, स्पाइसेस बोर्ड है, टी बोर्ड है, रबर बोर्ड है, टोबैको बोर्ड है। ठीक है। ओके इनका आपको ओके। कंपलसरी मेंबर बनना पड़ेगा अगर आपको अगर आपको केमिकल एक्सपोर्ट करना है, फर्टिलाइजर वगैरह एक्सपोर्ट करना है, और लेदर प्रोडक्ट भी ओके एक्सपोर्ट करना है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए फीओ ठीक है। बट अगर ओके आपको ये 7 जो मैंने आपको बोर्ड्स एंड ये डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा एंड अम्पेडा, इसको डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ओके। अगर आपका प्रोडक्ट इनके लिस्ट में आता है, ये कुछ 7 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है इनके लिस्ट में आता है, तो ये कंपलसरी वाले हैं। अगर आपको अच्छा एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको कंपलसरी अपेडा का मेंबर बनना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। अगर हमारा प्रोडक्ट वो आरसीएमसी में नहीं है, 7 आरसीएमसी में से कहीं किसी में नहीं है, तो हम लोग तो फ्यूओ ले फिर सकते फियो, देन यू कैन गो फॉर द फियो। फियो में आप मल्टीपल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। हैं। ओके ओके ओके। इट्स ओके। थैंक यू सर। यस, मोस्ट वेलकम। एंड वन लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे आज के लिए, कि सर बायर फाइंड करने के लिए आप क्या क्या कैसे ट्रेन करने वाले हो? बायर फाइंड आउट के लिए हम कुछ ऑनलाइन मेथड्स भी देखेंगे जो आप अपने घर से कर सकते हो, कुछ ऑफलाइन मेथड भी है। ऑनलाइन मेथड में भी दो टाइप है। ऑनलाइन मेथड में कुछ फ्री वाले सोर्सेस है, कि आप फ्रीली आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो बायर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है बायर का डेटा शेयर करने के लिए वो। एंड इसमें भी कुछ पेड वर्जन भी है। तो पेड वर्जन काफ़ी इफेक्टिव रहता है, एकदम कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं उसका, पेड वर्जन का काफ़ी कम कॉस्ट है। कुछ हाई कॉस्ट वाले भी है, लो कॉस्ट वाले भी है, तो हम लो कॉस्ट वाले ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि डेटा हर जगह सेम ही रहता है, कस्टम का डेटा है वो। ठीक है। सो ये सारे सारे मेथड है, ऑनलाइन मेथड है, ऑफलाइन मेथड है, फ्री मेथड है, पेड मेथड है। तो हम सारे मेथड देख लेंगे बायर फाइंड आउट करने के। या। यस, ग्रेट।
थैंक यू सो मच शुभम सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। आपने सारे क्वेश्चंस एकदम थोरोली आंसर किए आज, एंड ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम में जब 15 डेज का ये जो 3 वीक्स का ये प्रोग्राम होगा, तो इसमें इन डेप्थ जो बिजनेस है इसके बारे में पूरा गाइडेंस मिलेगा। एंड आई एम श्योर कि जितने भी लोग जुड़ेंगे तो उनको प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके डॉक्यूमेंटेशन एंड पूरा प्रैक्टिकल गाइडेंस जो आप देंगे, तो उससे 100% इससे बिजनेस शुरू होंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। ये प्रोग्राम 7:30 to 9 ये टाइम में होगा, इवनिंग टाइम में ये प्रोग्राम होगा। एंड आपको सारे सेशंस शुभम सर इसमें गाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच शुभम सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड मैं मोस्ट वेलकम। क्विकली एक बार वापस एंड में कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो ये जो प्रोग्राम है ये 3 वीक्स का है। एंड आपको इसमें 5,400 फीस है। आपको डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो। कुछ लोगों ने आज का रिकॉर्ड वेबिनार लेट ज्वाइन किया है, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल पे हमारे बहुत सारे हम कंटेंट डालते हैं, अलग अलग बिजनेसेस पे हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में शेयर करते हैं, इससे वेबिनार और भी टॉपिक्स पे कंडक्ट करते हैं। तो सारे वेबिनार के रिकॉर्डिंग्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, और हमारी जो सक्सेस स्टोरीज है वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। एंड वेबिनार सीरीज नाम से हमारा प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग आप वापस देख सकते हो। एंड हमारा वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए udyogvardhini.com। हमारे जो भी प्रोग्राम्स है अलग अलग, वो सारे वेब प्रोग्राम्स का आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हमारे जो मेंटर्स है अलग अलग, वो सारे इंफॉर्मेशन देख सकते हो। एंड जो भी हमारे पार्टनरशिप्स है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिटी है, वो सारी चीजें आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। एंड हमारा यूट्यूब पे, गूगल पे हमारे रिव्यूज चेकआउट कर सकते हो। आपको सारी डिटेल्स हमारे हमारे गूगल पे ऑनलाइन हमारे बारे में मिलेगा। ये कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वापस चैट बॉक्स पे। सो 5,400 इस कोर्स का फीस है। सो विद दिस हम आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच शुभम सर, थैंक यू ऑल ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस लाइव, एंड थैंक यू फॉर वंडरफुल फीडबैक ऑन द चैट बॉक्स। एंड डेफिनेटली ये प्रोग्राम बहुत आपको इंफॉर्मेशन रहेगा, बहुत इंसाइटफुल रहेगा। एंड ये सारा लाइव है। एंड आपको कोर्स के बाद एक सर्टिफिकेट भी देते हैं, जो सर्टिफिकेट आपको बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में क्लाइंट कन्विंस करने में बहुत काम में आएगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, बाय।